एक बार फिर से हम अपना आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स यानी मेटलर्जी का नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आए हैं। आज हमारे पास है जिंक, एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक। देखिए बेटा, कल हमने आयरन से रिलेटेड आयरन और कॉपर को एक्सट्रैक्ट किया और आपने देखा किस प्रकार से हमने बात्य भट्टी में आयरन की विभिन्न अभिक्रियाएं कराई, जिसमें मैंने आपको उस बात्य भट्टी को समझाया। 4 जोन में बांटा हुआ था हमने बात्य भट्टी को। रिडक्शन जोन था, कंबशन जोन था, सेलेक्ट जोन था, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने बात्य भट्टी के थ्रू आयरन को क्लियर किया। फिर देन आफ्टर कॉपर को हमने किया, ब्लिस्टर कॉपर प्राप्त हुआ। उसे ब्लिस्टर क्यों कहते हैं ये मैंने आपको बताया था कि कॉपर जो हमें प्राप्त होता है उसमें SO2 होती है और SO2 गैस बाहर निकलती है, तो उसमें फफूंदीदार वो क्या होता है, कॉपर बन जाता है। तो कॉपर और आयरन दो इंपॉर्टेंट आपका क्लियर हो चुके हैं मेटल। अब तीसरा जो हमारे पास है वो है जिंक। जिंक का हम किस प्रकार से एक्सट्रैक्ट करेंगे, एक और मेटल है हमारे सिलेबस में, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक। सबसे पहले और की बात कर लेते हैं। जिंक की जो और है, मेन जो और हमारी जिंक की होती है वो ZnS और ZnO होती है, जिसे हम जिंक ब्लेंड या जिंकाइट कहते हैं। अब और बार बार मैं समझाऊंगा नहीं, हर मेटल में मैंने आपको कह दिया कि जो इकोनॉमिकली अच्छी हो यानी कम खर्चा जिसमें आता है हम उसको और कहते हैं। खनिज और भी हो सकते हैं, लेकिन जिंक के जो और है वो जिंक ब्लेंड यानी ZnS और ZnO है। इनमें से हम क्या करते हैं, जिंक को प्राप्त करते हैं। बहुत अधिक मात्रा में धरती के अर्थ क्रस्ट में पाई जाती हैं और बहुत अच्छे से इससे हम जिंक को क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। आइए बेटा, एक्सट्रैक्शन के मुख्य रूप से इन दोनों में भी मुख्य रूप से जिंकाइट में और जिंक ब्लेंडी में जिस अयस्क से हम जिंक का एक्सट्रैक्शन करेंगे वो है हमारे पास जिंक ब्लेंडी यानी ZnS। देखिए बेटा, आइए हम सभी जानते हैं कि सबसे पहले हमें किसी भी अयस्क का एक्सट्रैक्शन करना हो तो पहला स्टेप हमारा आता है कि जो अयस्क आपको अर्थ क्रस्ट से प्राप्त हुआ है उसको बारीक पीस लेंगे, पाउडर बना लेंगे। क्लियर? पाउडर बनाने के बाद उस अयस्क का हम क्या करते हैं, कंसंट्रेशन करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पहला पॉइंट है हमारा क्या, कंसंट्रेशन ऑफ द ओर, सांद्रण। अब देखिए जिंक का सांद्रण किस मेथड से करेंगे, इसमें मैंने 2 मेथड लिखे हैं आपके लिए, ग्रेविटी सेपरेशन एंड फ्रॉथ फ्लोटेशन। अब देखिए ग्रेविटी सेपरेशन सिंपल है, आप सभी जानते हैं, इसको हाइड्रोलिक वॉशिंग भी कहते हैं। हम क्या करेंगे, जो बारीक पिसा हुआ अयस्क हमारे पास होगा उसमें हम तेज पानी की धारा लगाएंगे, क्योंकि जिंक डेंसिटी के डिफरेंस के कारण इसमें सेपरेशन हो जाता है। जिंक की डेंसिटी अधिक होती है तो जिंक का जो और होता है वो नीचे बैठ जाता है, उसमें लगी हुई सिरका की अशुद्धियां, मिट्टी वगैरह, धूल कण जितने भी है, गैंग, वो सब क्या होती है, पानी के साथ धुल करके बाहर निकल जाती है। अब क्या करते हैं, हम उसका फोर्थ फ्लोटेशन करते हैं। फोर्थ फ्लोटेशन क्यों करते हैं बच्चों, फिर से मैं आपको कहना चाहता हूं, हमेशा ध्यान रखना, जब भी हमारे पास कोई सल्फाइड अयस्क होगा, जब भी हमारे पास कोई सल्फाइड अयस्क होगा तो हम उसका फोर्थ फ्लोटेशन करते हैं, यानी फेन पलवन विधि के द्वारा उसको अलग करते हैं। इसलिए ये वाली जो विधि है कंसंट्रेशन की, बहुत इंपॉर्टेंट विधि है, क्वेश्चंस बनते हैं, पूछी भी जाती है, शॉर्ट नोट्स में अक्सर हमारे पास फेन पलवन आता है। देखिए अब क्योंकि हम समझ गए कि इसका फोर्थ फ्लोटेशन कैसे क्यों करना है, तो उसका रीजन क्या है कि जिंक में क्या है, सल्फाइड है, यानी सल्फर आपको दिख रहा है। अब फोर्थ फ्लोटेशन कैसे करेंगे, फिर वही चीज, अयस्क को हम एक बड़े से टैंक में लेंगे, उसमें हम चीड़ यानी पाइन ऑयल मिला लेंगे। क्या मिला लेंगे, पाइन ऑयल। आप सभी जानते हैं फोर्थ फ्लोटेशन में हम पाइन ऑयल मिलाते हैं, क्योंकि सल्फाइड अयस्क वेटेड नहीं होते हैं पानी में, बल्कि तेल में भीगते हैं। किससे भीगते हैं, तेल से भीगते हैं, पानी से नहीं भीगते हैं। ठीक है, सोडियम एथिल जेंथेट हम इसमें मिला लेते हैं। ठीक है, उसके बाद ये फोर्थ फ्लोटेशन झाग बनने में काम आता है। झाग बनाता है, तेजी से झाग बनता है, ऊपर से एयर पास की जाती है, झाग के साथ में सल्फाइड अयस्क ऊपर आ जाते हैं, पानी में अशुद्धियां रह जाती हैं, हम झाग को अलग कर लेते हैं। इस प्रकार से हम इस जिंक का भी क्या करेंगे, फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस के द्वारा क्या करेंगे, कंसंट्रेशन करेंगे। जरूर देखिएगा, मैंने आपको कंसंट्रेशन के मेथड करवा रखे हैं, वहां पे जरूर नजर मारिए कि फोर्थ फ्लोटेशन कैसे हो रहा है। उसके बाद नंबर 2, जो हमारे पास कंसंट्रेटेड अयस्क होता है, सांद्रित अयस्क की, अब हम रोस्टिंग करेंगे। फिर से एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि हमने कैल्सिलेशन क्यों नहीं किया, हम इसकी रोस्टिंग क्यों कर रहे हैं, यानी हमने निस्तापन क्यों नहीं किया, हम इसका भर्जन क्यों कर रहे हैं। देखिए फिर से वही चीज आ गई, सल्फाइड। मैंने आपको बताया था कि जो रोस्टिंग होती है अक्सर किन की होती है, जो सल्फाइड अयस्क होते हैं, और कैल्सिलेशन में हम अक्सर कार्बोनेट अयस्कों का क्या करते हैं, कैल्सिलेशन करते हैं। तो क्योंकि जिंक क्या है हमारे यहाँ पे, जिंक सल्फाइड या जिंक ब्लेंडी जिसमें सल्फर है, इसलिए हम इसकी क्या करेंगे, रोस्टिंग करेंगे। तो रोस्टिंग किसके उपस्थिति में होती है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, यानी एयर, इन प्रेजेंस ऑफ एयर होती है। हमको पता है कैल्सिलेशन में एयर नहीं होती है, रोस्टिंग होती है, इन प्रेजेंस ऑफ एयर होती है, और मेल्टिंग पॉइंट से नीचे हम इसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो हम क्या लेंगे, अब इस सांद्रित अयस्क की रोस्टिंग करेंगे। जैसे हम इसकी रोस्टिंग करेंगे बेटा, तो क्या होगा, सल्फाइड जो अयस्क है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्साइड। हमको प्रत्येक
प्रत्येक अयस्क जो भी और है उसको हमें किस में कन्वर्ट करना होता है, ऑक्साइड में कन्वर्ट करना होता है। जब तक भी किसी भी मेटल का और ऑक्साइड में कन्वर्ट नहीं होगा हम उसका रिडक्शन नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें ऑक्साइड में सारे के सारे जो ऑर्स होती हैं उनको ऑक्साइड में कन्वर्ट करना होता है। तो इसके लिए हमने रोस्टिंग करी तो जो वॉलेटाइल अशुद्धियां थी वो तो बाहर निकल जाती हैं, लेकिन सल्फाइड किस में चेंज हो गया, ऑक्साइड में। देखिए बेटा रोस्टिंग के अकॉर्डिंग कौन कौन सी प्रोसेस होती है। ये देखिए बेटा हमने जिंक लिया, ZnS, ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराई, सबसे पहले वो किस में बदल गया, हमारे ZnO में बदल गया। लेकिन फिर से ये ZnS ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है और जिंक सल्फेट में भी बदलता है। 2 स्टेप में अभिक्रिया होती है, कुछ मात्रा में ZnO देन जिंक सल्फाइड बनता है, जिंक सल्फेट बनता है और फिर सल्फेट जो लवण होता है इसका वो फिर से किसमें कन्वर्ट होता है, जिंक ऑक्साइड में। किसमें कन्वर्ट होता है, ये रोस्टिंग के अंदर की अभिक्रिया है कि ये रोस्टिंग करते हैं हम एक भट्टी में। रोस्टिंग हमेशा भट्टी में ही होती है, तो भट्टी में हम इसे फर्नेस में गर्म करते हैं, खूब उसका तापमान काफी हाई रखते हैं और हाई टेम्परेचर पे रोस्टिंग होने से जिंक सल्फाइड ZnO में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है, ZnO। अब हमें क्या मिल गया, सल्फाइड रोस्टिंग से ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। अब हमारी जो मेन प्रोसेस आई वही रिडक्शन, यानी अब हमें धातु को अलग करना। अब रिडक्शन करना है, अपचयन करना है, तो अपचयन कैसे होता है, देखिए जिंक का वर्टिकल रिट्रॉट प्रोसेस के द्वारा, वर्टिकल ऊर्ध्वाधर जो रिट्रॉट प्रक्रम होता है उसके द्वारा, एक भट्टी होती है ऊर्ध्वाधर रिट्रॉट प्रोसेस कहते हैं हम उसे, उसके द्वारा हम क्या करते हैं, जिंक का रिडक्शन करते हैं। इसमें क्या करते हैं हम, जिंक का जो और हमें प्राप्त हुआ सल्फाइड से ऑक्साइड में जो और प्राप्त हुआ जिंक ऑक्साइड को हम क्या लेते हैं, बारीक पिसे हुए कार्बन के साथ में, ठीक है, कोक के साथ में या कार्बन के चूर्ण के साथ में मिला करके एक भट्टी में गर्म करते हैं, ठीक है। ऊर्ध्वाधर रिटार होता है हमारा, एक ऊर्ध्वाधर भट्टी होती है जिसमें हम उसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं। और कितना टेम्परेचर करते हैं उस भट्टी का, लगभग 1600 केल्विन टेम्परेचर। कहीं पे 1673 भी लिखा है, 1673 केल्विन है, कहीं 1600 है। आप ठीक है 1600 भी लिख सकते हैं, 73 भी लिख सकते हैं। तो और को लगभग 16 से ऊपर होना चाहिए 1600 से। और को कोक के बारीक चूर्ण के साथ में मिक्स करके हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं एक वर्टिकल रिट्रॉट में, और उसका तापमान कितना रखते हैं, 1600 केल्विन। यहां पर जिंक ऑक्साइड गर्म करने पर किस में कन्वर्ट हो जाता है, कोक के साथ में जिंक में इसका क्या होता है, अपचयन हो जाता है। देखिए वेरी सिंपल बेटा, कहीं कहीं पे इसे वेल्जियम प्रोसेस भी कहते हैं, वेल्जियन प्रोसेस भी कहा जाता है। जब 1673 केल्विन पर हम जिंक को गर्म करते हैं तो वेल्जियन प्रोसेस के नाम से भी इसको जाना जाता है। देखिए ZnO को जब हम कार्बन के कोक के साथ गर्म करते हैं तो कोक यानी कार्बन इसका क्या कर देता है, रिडक्शन कर देता है, और रिडक्शन होकर के देखिए जिंक हमारे को प्राप्त हो गया और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। यहां पर जो हमारे को जिंक प्राप्त होता है, वेरी सिंपली हम जिंक को प्राप्त कर लेते हैं रिटार्ट में गर्म करके। उसके बाद हम इस जिंक का प्यूरिफिकेशन कहते हैं। एक्चुअली में जो जिंक हमको यहाँ पे प्राप्त होता है ये वॉलेटाइल होता है, वाष्पशील होता है, यानी ये वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, जिंक के प्यूरिफिकेशन के लिए, शुद्धिकरण के लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड का प्रयोग करते हैं। देखिए बेटा इस चैप्टर में हमको जो लास्ट पॉइंट होता है वो प्यूरिफिकेशन का होता है। उसमें जो पॉइंट होते हैं उसमें हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स के थ्रू हम, मतलब विद्युत अपघटन के थ्रू भी हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स का उपयोग करके भी हम प्यूरिफिकेशन करते हैं। और बहुत सारी प्रोसेस है, वाष्पीकरण एक प्रोसेस है, वाष्प अवस्था में बदल कर भी हम प्यूरिफिकेशन करते हैं। तो वो प्यूरिफिकेशन के मेथड्स अलग से रीड आउट करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि हमें पता हम इन्हीं मेटलों का प्यूरिफाइड कर रहे होते हैं। तो देखिए हम प्यूरिफिकेशन किसका कर रहे हैं, हम जिंक का कर रहे हैं। तो जिंक का प्यूरिफिकेशन हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हमको पता है कि जिंक वाष्पित हो जाता है और अशुद्धियां हैं उसमें, कुछ अशुद्धियां जो जिंक के अंदर होती हैं वो जो इंप्योरिटीज होती हैं वो अवाष्पशील होती हैं, और हमको पता है जिंक क्या होता है, वाष्पित हो जाता है। तो हम उसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यानी प्रभाजी आसवन करते हैं। आप सभी जानते हैं, वेरी सिंपल है प्रभाजी आसवन के प्रोसेस को, कि किस प्रकार से प्रभाजी आसवन हो जाए। मैं नट शेल में आपको समझाता हूं। देखिए माना हमारे पास फनल है, राउंड बॉटल फनल या कोई भी बॉटल फनल ले लीजिए आप, कॉनिकल भी ले सकते हैं। ये करते क्या है, वेरी सिंपल है। यहां हमने जिंक भर दिया, कौन सा वाला जिंक, जो हमको प्राप्त हुआ है, जो हमको रिटार्ट से प्राप्त हुआ है जिंक, जिसका हमने अपचयन किया। अब होता कुछ नहीं है, बस इसमें एक रॉड यूं डाल दी जाती है और इसी रॉड को यहां से बाहर निकाल दिया जाता है, क्लियर। और बाहर निकाल करके ये रॉड इससे कहीं पे किसी पेंदे में यहां पर आप क्या प्राप्त कर लेते हैं,
जो जैसे माना जिंक प्राप्त। अब होगा कैसे, देखिए बेटा, इसमें होता क्या है कि जिंक को पहले हम गर्म करेंगे, डिस्टिलेशन में होगा क्या, तापमान बढ़ाया जाएगा, ठीक है। खूब हीट करने पे जिंक अशुद्धियां तो वहीं रह जाएंगी, जिंक क्या होगा, वाष्पित हो जाएगा, वाष्प, जिंक की वाष्प बनेगी, वेपर बनेगी। तो यहाँ पर हमें चिलिंग प्रोसेस भी कहते हैं इसको। यहाँ पे जिंक को हम क्या करें, कंडेंसर लगा करके क्या करेंगे, ठंडा करेंगे। जो वेपर गई यहाँ पे कंडीशनर लगा देंगे हम, कंडीशनर लगा करके यहाँ इसको चिलिंग प्रोसेस भी कहते हैं, ठंडा करना, बर्फ जैसा ठंडा करना। यहाँ पे इतना ठंडा किया जाता है कि जो ये वेपर आती है, ये वेपर यहाँ पे आकर के किसमें कन्वर्ट हो जाती है, सॉलिड में। किसमें कन्वर्ट हो जाती है, गलित जो हमारे पास जिंक है उसमें। और इस प्रकार से हमें यहाँ क्या मिलता है, जिंक मिलता है। जो गैस थी उसको हमने किसमें बदल दिया, यहाँ पे कंडेंस कर दिया। कंडेंस करके जो जिंक है वो जिंक हमको यहाँ पे प्राप्त हो जाता है सॉलिड के रूप में। इसको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं। होता कुछ नहीं है, बस क्योंकि उसमें क्वथनांकों का डिफरेंस होता है और हमें पता है कि जिंक क्या होती है, वोलेटाइल है, वाष्पित हो जाता है, तो हम उसको गर्म कर लेते हैं। गर्म किया, अशुद्धियां वहीं रहेगी, वाष्प किसके बन के गई, जिंक की। यहाँ पे हमें इसको ठंडा कर लिया, चिलिंग प्रोसेस कहते हैं। चिलिंग प्रोसेस से यहाँ पे हमको जिंक प्राप्त होता है और ये जिंक हमारा शुद्ध जिंक होता है, प्योरिफाइड जिंक होता है। इस प्रकार से देखिए हम बेटा एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक करते हैं। ये था हमारा एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक। कुछ नहीं है, वेरी सिंपल है। कार्बन इसको करती है, इसके लिए एलिंगम डायग्राम भी देखेंगे आप। मैंने आपको एलिंगम डायग्राम से भी इसे क्लियर कराया है आपको कि किस प्रकार से कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड क्यों नहीं, इसको मतलब यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है आपके पास बेटा, एक छोटा सा आपके एनसीईआरटी की बुक में भी है, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे क्लियर करा दूं। उसमें आता है कि क्या कारण है कि हम जिंक ऑक्साइड के अपचयन के लिए कार्बन का प्रयोग करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रयोग नहीं करते, सीओ का नहीं करते। अक्सर हमने देखा ना कि हमने आयरन में सीओ लिया, सीओ गैस उसको क्या कर रही थी, आयरन को क्या कर रही थी, रिड्यूस कर रही थी। ऐसा क्यों होता है, ऐसा कुछ नहीं है। आपने एलिंगम डायग्राम में, मैंने एलिंगम डायग्राम से आपके लिए वीडियो बना रखा है, केवल एक सेपरेट वीडियो मैंने आपके लिए एलिंगम डायग्राम पे बना रखा है, रिडक्शन से रिलेटेड। आप देखिए उस डायग्राम पे, आप देखेंगे जो डायग्राम, वो हमारा एलिंगम डायग्राम क्या कहता है, उसमें जो जिंक है उससे नीचे है हमारी कार्बन की जो प्रोसेस, वो लाइन है, कार्बन का जो ग्राफ है वो जिंक से नीचे है। तो मैंने आपको कहा था कि जो जिंक से नीचे, यानी जो भी उससे जिस धातु से नीचे होगा वो अपने से ऊपर वाले को क्या कर लेगा, रिड्यूस कर लेगा। तो इसीलिए कार्बन एलिंगम डायग्राम के अकॉर्डिंग 1600 टेम्परेचर पर क्या करता है, जिंक को अपचयित कर देता है। जबकि कार्बन मोनो का जो डायग्राम है सीओ का, वो ऊपर है, जिंक से क्या है, ऊपर है। इसलिए क्या नाम कहते हैं, जिंक को कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस है हमारी सीओ, वो अपचयित नहीं कर पाती। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटा सा आंसर है। एलिंगम डायग्राम को आप समझेंगे, उससे इसका आंसर आप क्लियर कर लेंगे। उससे रिलेटेड ही ऐसे 2-4 क्वेश्चन आपके और बनते हैं। ये था हमारे पास जिंक। जिंक ब्लेंडी को हमने लिया आईएस के रूप में, कंसंट्रेशन किया, फोर्थ फ्लोटेशन किया, गर्म किया एक रिटार्ड में, 1600 केल्विन टेम्परेचर तक इसको रखा और इस प्रकार से देखिए वर्जन करने पर जिंक ऑक्साइड मिला, सल्फाइड से ऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ और उसके बाद कोक के साथ हमने जब इसको गर्म किया ध्रुव के साथ में, तो हमें क्या मिल गया, जिंक अपचयन। और जिंक क्योंकि वाष्पित होता है, हम उसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, चिलिंग प्रोसेस कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को, और शुद्ध जिंक हमको यहाँ प्राप्त हो जाता है। ये है बेटा हम पे जिंक का एक्सट्रैक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जरूर ध्यान रखिएगा, कार्बन क्यों करता है यूज किया जाता है, सीओ क्यों नहीं किया जाता, मैंने आपको समझा दिया। एलिगेंट डायग्राम पे जरूर नजर मारे, इसलिए हम कार्बन का इस्तेमाल करते हैं। हाय गाइज, अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो है एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम। अब क्या है, एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम है। अभी तक देखिए हमने आयरन को कर लिया, हमने कॉपर को कर लिया, हमने जिंक को कर लिया। अभी एक और बहुत इंपॉर्टेंट मेटल्स हमारे पास, अक्सर आयरन एंड एल्यूमिनियम के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम कैसे करेंगे, देखिए बेटा, हम सभी जानते हैं कि एल्यूमिनियम का जो मुख्य अयस्क होता है, जो और होती है, उसे बॉक्साइट कहते हैं। यू ऑल नो इट वेरी वेल, मैंने पहले भी क्लियर कराया है कि एल्यूमिनियम का जो मुख्य अयस्क है, खनिज तो बहुत सारे हैं, फ्लोस्पर है, एल्यूमिना है, तो उसमें क्या कहते हैं, क्रायोलाइट्स है, तो उसमें क्या करते हैं कि बॉक्साइट जो है हमारा मेन अयस्क होता है, और होता है, उस और से हम एल्यूमिनियम को प्राप्त करते हैं। देखिए सबसे अधिक मात्रा में, और ध्यान रखिए एल्यूमिनियम जो है वो तीसरा मेटल है, एलिमेंट है धरती पे पाए जाने वाले। सबसे अधिक मात्रा में अगर कोई चीज पाई जाती है तो वो है एल्यूमिनियम। और आप देखते हैं हमारे दैनिक जीवन में भी एल्यूमिनियम का कितना उपयोग है, हर चीज हमारी, मोस्ट ऑफ द चीजें एल्यूमिनियम की बनी हुई है। देखिए बेटा, प्यूरिफिकेशन, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो बॉक्साइट अयस्क होता है उसका प्यूरिफिकेशन कहते हैं। उसमें कुछ अशुद्धियां होती है, टेलिनियम की, आयरन की, इनकी अशुद्धियां होती है। तो उस ऑक्साइड की अशुद्धियां होती है सिलिका की, तो उसको हम प्यूरिफाइड करते हैं। तो प्यूरिफाइड करने के बाद हम उस अयस्क को बारीक पीस लेते हैं, बारीक पीसते हैं,
हॉल प्रोसेस इसमें हम इस्तेमाल करते हैं। इसके प्यूरिफिकेशन में जो हम प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं उसको हम हॉल प्रोसेस कहते हैं। हॉल प्रोसेस क्या होती है, देखिए इसमें होता है क्या कि बॉक्साइट को सोडियम, बारीक पिसे हुए बॉक्साइट को सोडियम कार्बोनेट के साथ में मिला करके, देखिए सोडियम कार्बोनेट के साथ में मिला करके हम सबसे पहले सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनाते हैं। मेटा एल्यूमिनेट है 2NaAlO2। हॉल प्रोसेस में हम एल्यूमिना बॉक्साइट को सोडियम कार्बोनेट के साथ में मिला करके बारीक पिसे बॉक्साइट को सोडियम मेटा एल्यूमिनेट प्राप्त करते हैं। इसमें पानी और CO2 गैस बाहर निकल जाती है। ये जो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट जब हमको मिलता है तो अब हम इस सोडियम मेटा एल्यूमिनेट का लीचिंग करते हैं। आप सभी जानते हैं कि एल्यूमिनियम के बॉक्साइट के या एल्यूमिनियम के निष्कर्षण में मैंने जो कंसंट्रेशन की जो टर्म्स आपको पढ़ाई थी वहां पे उसके बाद लीचिंग हमारे पास आई थी। तो लीचिंग कैसे होगी, लीचिंग के लिए हम क्या करते हैं, सोडियम एल्यूमिनेट को, मेटा एल्यूमिनेट को पानी के साथ में घोला जाता है। पानी के साथ में घोल करके ये क्या होता है, सॉल्यूशन बन जाता है, इसका पानी में डिजोल्व हो जाता है। इसका विलयन क्या होता है, पानी में ये विलयन बन जाता है, यानी डिजोल्व हो जाता है। कौन, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। और लीचिंग की प्रोसेस यही होती है कि उचित अभिकर्मक का इस्तेमाल करके हम उसको क्या करते हैं, डिजोल्व करते हैं। क्या करते हैं, डिजोल्व, घुल जाता है विलयन में। तो यहाँ पर लीचिंग हुई, विलयन में घुल गया। लीचिंग प्रोसेस पे जाएंगे आप कंसंट्रेशन की टर्म में। अब क्या हुआ, जो FeO की अशुद्धियां रह गई थी, फेरिक ऑक्साइड अक्सर अर्थ क्रस्ट से लिया है तो आयरन एल्यूमिनियम बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। तो FeO की जो इंप्योरिटीज होती है ये तो घुल गया, लेकिन FeO का PPT बन जाता है, अवक्षेप बन जाता है। FeO लीचिंग की प्रोसेस में एल्यूमिनेट घुल जाता है और FeO की जो अशुद्धि होती है आयरन ऑक्साइड की, उसका अवक्षेप बन जाता है। उसको छान करके अलग कर लेते हैं। छान करके अलग करने पर अब फिर हम उस सॉल्यूशन को गर्म करते हैं। अब आप जानते हैं लीचिंग की दूसरी स्टेप में क्या होता है, सॉल्यूशन को गर्म करते हैं। गर्म छानने के बाद उसमें CO2 गैस प्रोवाइड की जाती है। क्या दी जाती है, CO2। जैसे ही CO2 गैस प्रोवाइड करते हैं तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड में उसका अवक्षेप बन जाता है। बॉक्साइड अब कहां कन्वर्ट हो गया, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो गया। लीचिंग में भी, निश्चलन में भी मैंने आपको क्लियर कराया। देखिए इसकी रिएक्शन क्या होती है, मेटा एल्यूमिनेट था, इसको हमने CO2 से अभिक्रिया कराई, उसके सॉल्यूशन में पानी के साथ में मिला करके ये हमारा सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड सोडियम कार्बोनेट के रूप में बाहर निकल गया। हमें क्या मिला, सोडियम हाइड्रोक्साइड का PPT यानी अवक्षेप, अवक्षेपित हो गया ये बॉक्साइड किसमें, सोडियम हाइड्रोक्साइड में। अब इस सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम 1473 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं और इससे हमको क्या मिलता है, एल्यूमिना। क्या मिलता है, एल्यूमिना, Al2O3। और इसी एल्यूमिना से हम क्या निकालेंगे, एल्यूमिनियम निकालेंगे। पॉइंट इज क्लियर। हॉल प्रोसेस यूज करेंगे, लीचिंग से हम इसको घोल देंगे, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट को हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट होगा कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने के बाद, और उससे उसको जब हम गर्म करेंगे उसका PPT प्राप्त होगा, उसकी PPT को गर्म कर देंगे, वो एल्यूमिना में बदल जाएगा, पानी बाहर निकल जाएगा। अब देखिए इसके बाद इसका प्यूरिफिकेशन शुरू होता है। शुद्धिकरण कैसे होगा, कैसे एल्यूमिनियम यानी रिडक्शन या एल्यूमिनियम कैसे प्राप्त करते हैं। एल्यूमिनियम को प्राप्त करने के लिए हम विद्युत अपघटन विधि का प्रयोग करते हैं। किसका कर रहे हैं, मैंने आपको बताया प्यूरिफिकेशन की मेथड, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है, विद्युत अपघटन भी है आपके पास, वाष्प अवस्था यानी आप वेपराइज करके भी करते हैं, आप क्रोमेटोग्राफी के थ्रू भी इनको शुद्ध करते हैं। उनको ज्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, बस यहाँ पे हम विद्युत अपघटन करेंगे। देखिए ये है विद्युत अपघटन का एक डायग्राम, इसको हम हॉल हेराल्ड प्रोसेस कहते हैं। हॉल हेराल्ड प्रोसेस के थ्रू, ये जो प्रोसेस है जिससे हम विद्युत अपघटन कहते हैं उस प्रोसेस को हॉल हेराल्ड प्रोसेस कहते हैं। इस प्रोसेस में होता है क्या बेटा, ये एक बहुत बड़ा टैंक होता है बना हुआ स्टील का, ये टैंक है, इसकी लेयरें हैं अंदर की ओर पड़ी हुई, बहुत मोटी मोटी लेयर्स होती हैं। अब इसमें क्या होता है, जो टैंक होता है अपने आप में पूरा का पूरा, वो टैंक ही अपने आप किसका काम कर रहा होता है, कैथोड का काम कर रहा होता है अपने आप में। देखिए ये पूरा का पूरा टैंक का जो पात्र है उसी पे ऋण चिन्ह है, देखिए बैटरी लगी है, वो कैथोड का काम कर रहा होता है। और जो ये ग्रेफाइट की रोडें हैं, किसकी रोड है यहाँ पे, ये ग्रेफाइट, 1 2 3 4 4 रॉड्स यहाँ पे ग्रेफाइट की है। इसको कॉपर के क्लैंप से इन रोडों को जोड़ा जाता है, इसे कॉपर क्लैंप कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, कॉपर क्लैंप। अब ये ग्रेफाइट की रोडें इसमें डाली जाती हैं, ये एनोड का कार्य करती है। किसका काम करती है, एनोड का। पूरा को पूरा पाथ जो वेसिल है उसका बाहर की बॉडी कैथोड का कार्य करती है, और जिसमें ग्रेफाइट की जो रॉड्स डाली जाती हैं वो एनोड का काम करती है। अब होता क्या है, इसके जल अपघटन करने से पहले ये जो एल्यूमिना है, इस एल्यूमिना में हम क्या मिला देते हैं, Na2Al6, Na2Al6 को बोलते हैं क्रायोलाइट, और CaF2 फ्लैशफॉर और क्रायोलाइट। ये फ्लैशफॉर और क्रायोलाइट क्यों मिलाया जाता है एल्यूमिना के इस सॉल्यूशन में, एल्यूमिना के विलयन में हम क्रायोलाइट एंड फ्लैशफॉर इसलिए मिलाते हैं कि ये दोनों
इसकी गलनांक को कम कर देते हैं। मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट कम हो गया तो जल्दी कम गर्म करने पर ही एल्यूमिनियम में बदल जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये Na3Al6, इसे बोलते हैं क्रायोलाइट, और इसे CaF2 को हम क्या कहते हैं, फ्लोस्फर। क्रायोलाइट और फ्लोस्फर मिला करके एल्यूमिना के गलनांक को कम किया जाता है। गलनांक कम होगा तो इसकी चालकता बढ़ जाती है, कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, बड़ी जल्दी से किसमें कन्वर्ट होने लगेगा, एल्यूमिनियम में। अब इसमें बैटरी से करंट पास किया जाता है। जैसे पास करते हैं तो देखिए ये ऊपर इसका सॉल्यूशन है, ये जो नीचे है मोल्टन जो है हमारे को प्राप्त, मोल्टन एल्यूमिनियम प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त हो जाता है इससे, मोल्टन एल्यूमिनियम, और उस एल्यूमिनियम को हम यहां से क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। ये जो एल्यूमिनियम हमको प्राप्त होता है बेटा, ये 99% शुद्ध होता है, 99% तक शुद्ध एल्यूमिनियम होता है, बी कंसंट्रेट। सिंपल है, विद्युत अपघटन में कुछ नहीं करना, हमने क्रायोलाइट और फ्लोस्फर मिलाना। देखिए इसमें कैथोड में कौन सी अभिक्रिया होती है, कैथोड में Al3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन लेकर के किसमें कन्वर्ट हो गया, किसमें कन्वर्ट हो गया, एल्यूमिनियम में। किसमें, यानी कैथोड पर, यानी इस वेसल्स में किसका अपचयन हुआ, एल्यूमिनियम का अपचयन हो गया। और एनोड पे क्या अभिक्रिया हुई, एनोड पर कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, कार्बोमोनो में बदलता है, और यही कार्बोमोनो फिर से ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाती है। यानी जितनी बार आपका एल्यूमिनियम बनेगा कैथोड पे, उतनी बार कार्बन जलेगा, उतनी बार एनोड पर क्या होगा, कार्बन बर्न होगा, बार बार कार्बन ऑक्सीजन के साथ में मिलकर बर्न होगा, और जितनी मात्रा में एल्यूमिनियम मिलता जाएगा उतनी मात्रा में कार्बन बर्न। इसलिए एनोड पर कौन सी अभिक्रिया होती है हमारी, कार्बन की कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, वो फिर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस करके बाहर, इस प्रकार से हमें एल्यूमिनियम प्राप्त होता है। ये है बेटा एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, वेरी इंपॉर्टेंट वन। आपने बॉक्साइट का शुद्धिकरण ध्यान रखना, हॉल प्रोसेस वेरी सिंपल है। सोडियम मेटा एल्यूमिनेट में इसको हम बदलते हैं, लीचिंग करते हैं, देन आफ्टर उसका पीपीटी बनता है, पीपीटी एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में CO2 प्रोवाइड करके बनता है एल्यूमिना का विद्युत अपघटन करते हैं। विद्युत अपघटन की जो प्रोसेस है उसे हॉल हेराल्ड प्रोसेस कहते हैं। इसमें क्रायोलाइट फ्लोस्फर मिलाया जाता है जो एल्यूमिना की चालकता को बढ़ा देते हैं, गलनांक को घटा देते हैं, और इस प्रकार से मोल्टन एल्यूमिनियम आपको प्राप्त होता है। और ये 99% शुद्ध होता है। ये कैथोड की अभिक्रिया, ये एनोड की अभिक्रिया, कैथोड की अभिक्रिया, एनोड की अभिक्रिया। देखिए बेटा इस प्रकार से आपके यहाँ पे ये दोनों मेटल्स और कंप्लीट हुए। इन दोनों मेटल्स को आप कीजिए, मतलब चारों के चारों कंप्लीट हो गए हैं वीडियोज में। अच्छे से तैयारी करिए, बोर्ड के लिए प्रिपेयर करिए। इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपकी है तो कमेंट्स बॉक्स में जाके जरूर लिखिएगा। थैंक यू।